नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप इस पोस्टर को देख रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा है डिफेंड इंडिया फ्रॉम पोल्यूटेड पॉलिटिशियंस। मतलब प्रदूषित नेताओं से भारत को बचाना है और अपना जो लोकतंत्र है उसको वापस हासिल करना है और अपने मुल्क को भी इसी के जरिए हासिल करना है। देखिए, इस दौर में बहुत तरह से भारत को बचाने का अभियान चल रहा है, काला धन से लेकर नेता धन तक भी, क्योंकि काला धन उधर भी है। तो ये हम एडीआर के दफ्तर में हैं, करीब 10-15 साल तो हो ही गए कि बतौर पत्रकार हम लोग जब भी राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली के बारे में, वो कैसे काम करते हैं राजनीतिक दल, उनके चंदे की क्या प्रक्रिया होती है, जब भी जानना होता है राज्यवार या राजनीतिक दलों के हिसाब से, तो हम एडीआर की रिपोर्ट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको उस एडीआर के दफ्तर में ले आएं, जिसके बारे में आप हिंदी के ही तमाम अखबारों में पढ़ते होंगे चुनाव के दौरान कि एडीआर इलेक्शन वॉच ने ये सामग्री निकाली है। उसका रिसर्च ये कहता है कि इतने प्रतिशत नेता आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, फिर भी 70% लोग जाके उन्हीं को वोट दे देते हैं। तो सूचना और जागरूकता में कहाँ तालमेल हो रहा है, कहाँ अंतर है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब से। लेकिन एक और बात यह है कि अभी क्या बहस हो रही है। अभी बहस ये हो रही है कि काला धन को जाना है इस नोटबंदी के बहाने, ये एक अचूक दवा के रूप में अवतरित हुआ है। लेकिन क्या इससे जो काला धन का मुख्य अड्डा है वो राजनीतिक दल माना जाता है, एक मुख्य अड्डों में से एक, तो उसकी साफ सफाई कैसी होगी। तो हम जगदीप सर से बात करने के लिए इनके दफ्तर में आए हैं। और पहला सवाल बहुत सारे लोग जानना चाहता है कि आप आईएम अहमदाबाद से इस काम में क्यों आ गए। आप इस काम में तो एक्सीडेंट से आ गए। एक्सीडेंट से आ गए? हाँ, कोई इस काम में आने की ना इच्छा थी ना प्लान थी जी। इधर जी। हाँ। लेकिन मेरे एक साथी हैं, हाँ। वो बेंगलोर में रहते हैं, वो भी मेरे साथी थे जी। उनको ज्यादा जोश चढ़ा था। हाँ। तो उनके जोश में फिर मैं भी फंस गया। अच्छा। और इसमें आ गया। तो नौकरी छोड़ दी आपने? नहीं, नौकरी नहीं छोड़ी। नौकरी के बाद आप नौकरी से ना नौकरी से छोड़ने से पहले। हाँ। छोड़ी नहीं, नौकरी से तो मैं रिटायर हुआ हूँ। हाँ। लेकिन रिटायर होने से पहले ही 1999 में ये शुरू किया था काम। मैं रिटायर हुआ हूँ 2006 में जाके। अच्छा। तो आपको क्या ये यकीन था कि इस पर बात होनी चाहिए भारत के लोकतंत्र में? नहीं, ये था कि लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं, जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं जी, वो चुन के लोकसभा और विधानसभाओं में आते थे। उससे जरा एतराज था कि ये नहीं आने चाहिए। शुरुआत तो वहां से हुई थी, फिर वो जैसे जैसे अंदर घुसते गए वैसे वैसे और कुछ पता लगता गया और काम बढ़ता गया। इन 10-15 सालों में जब चुनाव होता है तो उसमें राजनीतिक आपराधिक उम्मीदवारों की संख्या क्या कम हुई है? जीतने वाले आपराधिक उम्मीदवारों की संख्या क्या कम हुई है? कम नहीं हुई है, बढ़ी है, बढ़ गई है। 2004 की लोकसभा में 125 थे जी। आइए सर। हाँ। 2009 की लोकसभा में 162 हो गए। हाँ। और 2014 की लोकसभा में करीब 190 हैं। 190 मतलब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तीनों सालों में बढ़ने का बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हमने ये देखा कि उस काम से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्टियों पे जोर देना शुरू किया। अच्छा। कि असली खिलाड़ी जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी हैं। क्योंकि आपने कहा कि 70% वोटर इनको वोट दे देते हैं, क्रिमिनल लोगों को। वो क्यों देते हैं? क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहे 25 उम्मीदवार हों, जीतने वाले तो 2, 3 या 4 ही होते हैं। उन जीतने वालों में अगर 3 हैं और तीनों के खिलाफ केस हैं तो वोटर को चॉइस क्या है? हम एक एनालिसिस करते हैं इसी दफ्तर में, रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं उसको। अच्छा, वो क्या जहां होता है? 3 से ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग हो। देश में आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी रेड अलर्ट में होती है। आधे से ज्यादा? जी, आधे से ज्यादा। तो वोटर को कोई चॉइस है नहीं। ठीक है। जब आप कहते हैं कि 3 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं, तो कई बार लोग कहता है कि ये सारे मामले राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उस प्रकृति के मामले हैं, संगीन टाइप से नहीं है, ये तो चलता रहता है राजनीति में, ये वो वाला आरोप है। देखिए, उसके 2 जवाब हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2003 का, वो ये है कि वो मुकदमा, वो केस जिसमें सजा कम से कम 2 साल की कैद हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों, वो डिक्लेयर करना होता है। चार्जेस फ्रेम होना हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम का तीसरी स्टेज है। पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर पुलिस वाले उस एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक चार्जशीट बनाते हैं,
वो चार्जशीट किसी मजिस्ट्रेट या जज के सामने जाती है, फिर वो मजिस्ट्रेट या जज चार्ज फ्रेम करता है। तो 3 लेवल पास करने के बाद, और वो जुर्म जिसमें 2 साल की सजा हो कम से कम, वो डिक्लेयर करने होते हैं। पहली बात तो ये कहना कि ये दफा 144 की केस हैं, दफा 144 में तो 2 साल की कैद ही नहीं है। दूसरा इसका जवाब ये है कि ये जो हल्के केस होते हैं, किसी पुलिस वाले की हिम्मत है कि ऐसे राजनीतिज्ञ के खिलाफ केस दर्ज कर दे जो इलेक्शन में लड़ने वाला हो? वो राजनीतिक ही दूसरे के खिलाफ केस लगवाते हैं, फिर कहते हैं ये तो हल्के फुल्के केस है या ये तो राजनीतिज्ञ केस है। उसके 2 तरीके हैं, या तो वो इंडियन पेनल कोड में एक राजनीतिज्ञ केसेस का अलग से सेक्शन बना दें, फिर उसके बारे में बात ही नहीं होगी। उसको अमेंड करना भी उन्हीं लोगों का काम है, आप और मैं तो नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वो एक दूसरे के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करना बंद कर दे, आपस की तो बात है। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो ये गड़बड़ करना बंद नहीं करेंगे, जनता या वोट देने वाले ही इसका कुछ सुराग वो निकालें सॉल्यूशन, जिससे हमें कोई तकलीफ ना हो। ये बड़ी अच्छी बात है। अभी जो बहस चल रही है नोटबंदी को लेकर कि प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, वित्त मंत्री भी बोल रहे हैं, विपक्ष के भी कई नेता बोल रहे हैं कि यहाँ चर्चा कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी कहा और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी कह रहे हैं और अन्य नेताओं ने भी कहा ही होगा जिनका ध्यान अभी नहीं आ रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि ये वो मौका है देश की राजनीति में जहां राजनीतिक दलों के भीतर की प्रणाली को दुरुस्त करने का एक तरह से ये अच्छा मौका आया है, जब जन दबाव पर्याप्त मात्रा में है, लोगों की निगाह दलों की तरफ है, तब चंदे को लेकर और अंदर के लोकतंत्र को लेकर कुछ हो सकता है? होपफुल हैं आप? अगर होपफुल ना होते तो ये काम कर ही न रहे होते। पर क्या ये वो मोमेंट है? ये माहौल ऐसा बना है कि प्रेशर इतना मैंने पिछले 16 साल में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। नहीं देखा। तो अगर अब नहीं हुआ तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर शायद ऐसा मौका कभी ना आए। इस बात के महत्व को हम भी समझते हैं और इसमें यकीन भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाए। पर प्राइम टाइम में, पिछले प्राइम टाइम में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, उनसे जब मैंने कहा कि ये स्टेट फंड, नेशनल फंड, पब्लिक फंड चाहे जो कह लें, वो क्यों किसी को मिलना चाहिए ऐसे उम्मीदवार को जनता के पैसे से जो करोड़पति है, अरबपति है, जिसकी हैसियत 5 करोड़ 10 करोड़ की है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक रखने की बात तो ये है कि फिलॉसफिकली देखा जाए तो लोग इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? लोग इलेक्शन लड़ते हैं या उनको जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए। हाँ। नहीं, अमीरों की भी सेवा के लिए। अमीरों को भी कुछ सेवाओं की जरूरत होती है। तो सेवा करने के लिए जरूरत है। कुछ में ही उनका बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, तो पब्लिक पर्पज के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक पोस्ट पे आने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये फिलॉसफिकली ठीक लगता है कि पब्लिक पैसे से लड़ना चाहिए, ये तो मान ली बात। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन में लोग खर्चा कितना करते हैं। जब ये पता लगेगा तभी तो ये डिसाइड होगा कि कितना बजट बनाना चाहिए इसके लिए। पब्लिक जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका तो बिल्कुल खो के नहीं रख सकते भाई, जितना मर्जी ले लो। हाँ, लेकिन अभी जो 70 लाख है, 54 लाख कहीं किसी लोकसभा में, 70 लाख 54 लाख की बात तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। 2004 के इलेक्शन में, नहीं 2009 के इलेक्शन में हमने 6753 उम्मीदवारों के इलेक्शन खर्चे के एफिडेविट का एनालिसिस किया यहीं बैठे बैठे। 6753, उनमें से सिर्फ 4 ने कहा कि लिमिट से ज्यादा खर्च किया। 4 ऐसे ईमानदार आपको मिले? हाँ, वो हार गए थे। अच्छा। अच्छा, 30 ने कहा कि हमने लिमिट का 90 से 95% खर्च किया। तो 6753 में से आप 34 निकाल दीजिए, 6719 बचते हैं, वो 99.99% होता है। उन्होंने कहा हमने तो लिमिट का 45 से 55% खर्च किया। ये मुमकिन ही नहीं। अब ये उन्होंने कहा 6713 लोगों ने कहा 6753 में से 99% के हिसाब से 70 लाख भी ज्यादा है, डबल है। डबल। तो उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि अगर इतने लोग आधा खर्च कर रहे हैं तो लिमिट को कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए। ये बात भी सही है। और हर इलेक्शन के बाद शोर मचता है कि लिमिट बढ़ाओ, लिमिट बढ़ाओ। ठीक। दूसरी बात, 2014 के इलेक्शन से कुछ महीने पहले, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, गोपीनाथ मुंडे जी ने बंबई में एक पब्लिक रैली में कहा था
कि उन्होंने अपने इलेक्शन पे 8 करोड़ खर्च किए। तो ये कहना कि 36 लाख, 50 लाख, 70 लाख लिमिट है। कई तो नेता कहने की निजी बात- बातचीत में कहते भी कि चुनाव जितना आसान नहीं है, पब्लिक ही पैसा मांगती है। पब्लिक पैसा मांगती है। पब्लिक को पैसा लेने की आदत किसने डाली है? नेताओं ने डाली है। और किसने डाली है? पब्लिक को ये ख्वाब आया था कि पैसे मांग लो। तो आपकी बात से नेशनल फंड या स्टेट फंड बनाने से पहले इस पर बात होनी चाहिए कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितना खर्च करना चाहिए। दो बातें होनी चाहिए। उम्मीदवार और राजनीतिक दल मिलके ये बताएं कि कितना खर्च असल में होता है। सही बताएं वो करना चाहिए नहीं। हाँ, कितना पिछले होता है? चुनाव में कितना हुआ, सच बताएं। वो कैसे बता देंगे सर? उन्होंने रिपोर्ट दिया है अगर वो 300 करोड़ का, और बता दें 900 अगर करोड़ वो हुआ है। नहीं बताएंगे हाँ। तो फिर उनको कितना पब्लिक फंड दिया जाए? बजट बनता है ना। आप अपने घर का खर्चा करते हैं, सोचते होंगे कि भाई बच्चे की फीस इतनी है, मकान का किराया इतना है, बिजली का बिल अंदाजन इतना आता है, टेलीफोन का इतना आता है, पेट्रोल पे इतना खर्च आपने होता है। एक ऐसा मुश्किल सवाल छोड़ा है कि वो नोटबंदी पे बात करना बंद कर देंगे बजाय इसके जवाब देने इस के। पे बात तो करें। नहीं करेंगे वो। नहीं, वो बात करें, इसके ठीक। सोल्यूशन भी हैं। अब इसके सोल्यूशन है क्या? वो बताएं, हम्म, फिर आगे चर्चा होगी कि कितना होना चाहिए। ठीक है। अब जब कुरैशी साहब ने कहा कि यूरोप में ऐसा होता है कि चुनाव आप जीत जाते हैं तो उस इलेक्शन फंड से पैसा दिया जाता है वोट के हिसाब से, और ये हो सकता है कि जब मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई चुनाव मुझे तो अभी जाना है, तो अभी जनता के बीच में जाना है, तो मैं उधार से तो नहीं जा सकता, पैसा चाहिए मुझे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसका कुछ प्रतिशत पहले दिया जा सकता है। क्या स्टेट फंडिंग का यही मॉडल है? आपके दिमाग में भी यही मॉडल है या आपके दिमाग में कुछ और मॉडल है? मेरे दिमाग में पहली बात तो ये है कि ये शब्द स्टेट फंडिंग ही गलत है। गलत है? अच्छा। जब आप कहते हैं या मैं कहता हूं या आदमी सुनता है स्टेट फंडिंग, तो उसको महसूस होता है ये तो सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा, ये अफसोस की बात है, हमारे देश में लोग समझते हैं किसी का पैसा नहीं है, खाए जाओ सरकार का पैसा। लेकिन अगर आप इसको पब्लिक फंडिंग कहेंगे तो जनता जनार्दन को लगेगा ये तो मेरा पैसा है जी। तो पहली बात तो मैं स्टेट फंडिंग को शब्द का इस्तेमाल एनकरेज नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक फंडिंग में कहना चाहता हूं। मान लिया मैंने। चलिए, दूसरी बात यह है, पब्लिक फंडिंग से पहले ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी में भी लिखा हुआ है कि पब्लिक फंडिंग से पहले एक तो ये पता होना चाहिए कि कितना बजट करें, दूसरा ये होना चाहिए कि एक गारंटी होनी चाहिए और उस गारंटी को लागू करने का रिलायबल ठोस तरीका होना चाहिए कि कहीं और से पैसा नहीं लिया जाएगा। कहीं और से वो पैसा ना लें। बिल्कुल, किसी उद्योगपति से पैसा ना लें भाई। अगर वो लें। मेरा पैसा ले रहे हैं, मेरा आपका इन कैमरामैन का, तो फिर किसी क्यों लें? अगर वो और जगह से भी लेंगे और पब्लिक का पैसा भी मिलेगा तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। जो आदमी रिश्वत ले रहा है उसको आप कहेंगे भाई तेरी तनख्वाह मैं बढ़ा देता हूं, रिश्वत लेना बंद कर दो, वो बंद कर देगा क्या? आपके अध्ययन के मुताबिक क्या ऐसा किया जाना चाहिए 2 या 3 बात जो आने वाले दिनों में जनता उसको याद रखे, दर्शक भी, और नेताओं को उन कसौटी पे कसते रहे कि ये लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चकमा दे रहे हैं? देखिए, सीधी सीधी 2 बातें हैं। एक तो ये कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र इसका मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है कि उनके प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए जो साफ साफ दिखे कि सही में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेबल डेमोक्रेसी, ताकि देखने वाले को पता लगे कि डेमोक्रेसी है। दूसरा, जो उम्मीदवारों का चयन होता है वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। पर इसमें कई नेता कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला, हम किसको देंगे, हार जीत बहुत दांव होता है, किस उम्मीदवार को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये सब हमारे आंतरिक गणित का मामला है। तो इसको आंतरिक गणित, अगर आप लोकतंत्र में सो कॉल्ड लोकतांत्रिक पार्टी चला रहे हैं, सो कॉल्ड ही है, कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं इस देश में, तो अगर आप सो कॉल्ड लोकतांत्रिक पार्टी चला रहे हैं तो आंतरिक गणित नहीं है, पब्लिक मामला है। आप पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, इनकम टैक्स की छूट ले रहे हैं, मकानों के किराए बहुत कम दे रहे हैं, वो तो हमने सीआईसी में बता दिया कि कितना पैसा लेते हैं, तो आंतरिक बात क्या रह गई? आप अपने जो आपके मेंबर हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में,
उनमें इलेक्शन करवाइए कि भाई कौन उम्मीदवार होना चाहिए, जनता को पता लगे। और ये जो तो फिर वो कहेंगे उस इलेक्शन के लिए भी पैसा चाहिए, उस इलेक्शन उनको के लिए पैसा मिलेगा, उसके विश्वसनीयता लिए होनी चाहिए। मिलेगा, विश्वसनीयता होनी चाहिए। जब तक वो उनके अपने करवा रहे हैं इलेक्शन तो विश्वसनीयता नहीं है। किस पार्टी में इलेक्शन होता है? किसी में भी नहीं होता। जब तक देखिए लोकतंत्र की बड़ी भारी इमारत है, उसके जो स्तंभ हैं वो लोकतांत्रिक है नहीं, कैसे चलेगी ये इमारत? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जैसे आपने बिहार पे एक रिपोर्ट 2015 के चुनाव की बनाई है, पर इन सब आंकड़ों को देखते हुए भारत की कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आपको ठीक लगती है? कोई भी नहीं है, कोई भी ठीक नहीं बिल्कुल लगती। नहीं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के ठीक होने का मेरे हिसाब से दो ही मापदंड हैं। हाँ, ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र और पैसा। और पैसे की पारदर्शिता। तो पैसे की पारदर्शिता के पैमाने पर आप किसी भी राजनीतिक दल को मैं नहीं मानता, साफ सुथरा नहीं मानते? नहीं मानता। चाहे वो उसके नेता कितने भी महान हों, कितने भी अवतार नेता पुरुष के हों महान या अवतार स्त्री हों। नेता के महान होने से पार्टी लोकतांत्रिक और पारदर्शी नहीं होती। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी आयकर कानून हैं, जो भी बंदोबस्त है जिसके तहत उनको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो जब वो रिपोर्ट देते हैं 20,000 से ऊपर वाले में, तो क्या वो सही देते हैं कि मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम या कोई देता नहीं? देखिए मैं ये भी नहीं, मेरे पास इस बात का भी सबूत नहीं है कि वो नहीं देते। हाँ, देते हैं, लेकिन देते सही देते हैं, हिसाब तो देते हैं, जमा करते हैं वो। नहीं, देखिए 20,000 से ज्यादा वाली रिपोर्ट चुनाव आयोग को मिलती है, इलेक्शन कमीशन को। इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स विभाग को मिलती है। इनकम टैक्स रिटर्न में जो सालाना आमदनी लिखी होती है वो 20,000 से ज्यादा वाली रिपोर्ट उस सालाना आमदनी का सिर्फ 20 से 25% होता है। तो 75 से 80% तो जो उनकी डिक्लेयर्ड आमदनी है उसके सोर्सेज का पता नहीं है, और वो डिक्लेयर्ड आमदनी वाकई में है या उससे ज्यादा भी है, ये तो। क्या आपने कभी ऐसा आंकड़ा देखा है कि इन्होंने रिपोर्ट दिया, मान लीजिए कि कोई पार्टी ए है, उसने चुनाव आयोग को जाकर कहा या आयकर विभाग को कहा कि हमारे पास इस साल 900 करोड़ रुपया चंदे में आया है, ये हमारी नकदी पूंजी है, और चुनाव में मान लीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, वहां जो खर्च करते हैं, जो भी हिसाब देते हैं, तो वो खर्च उस 900 करोड़ से ज्यादा है? कुछ इस तरह का कुछ जो खर्चे का हिसाब दिया जाता है उसका मैं आपको एक उदाहरण दूसरा दे देता हूँ। उम्मीदवार भी अपने खर्चे का ब्यौरा देता है, एफिडेविट यानी शपथ लेके देता है। उसमें वो लिखता है कि मुझे मेरी पार्टी ने 10 करोड़ रुपए दिए। पार्टी भी एक अपने खर्चे का ब्यौरा देती है। पार्टी लिखती है कि हमने इसको या तो 8 करोड़ दिए या 15 करोड़ दिए। तो दोनों में मिसमैच है। ये दोनों चीजें ही मैच नहीं होती हैं। तो जब ये मैच नहीं होती है तो बाकी चीजों पे कैसे विश्वास करेंगे आप? अभी मैं वायर में पढ़ रहा था वैशाली और हेमंत के लेख को। वैशाली और हेमंत यहीं बैठे हैं? हाँ, वहीं पढ़े हैं। तो अगर आप लोग खड़े हो जाएं तो मैं हेडमास्टर की तरह नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं भारत के नौजवान दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि इस मामले में नौजवान लोग भी लगे हुए हैं, जो पार्टियों की कारस्तानी। आप हेमंत हैं और पहले आप वैशाली हैं। तो इन्होंने लिखा था कि जैसे कोई पार्टी नहीं है, जो 6 राष्ट्रीय दल हैं, जो आयकर रिटर्न करने की समय सीमा है, उस समय सीमा पर बिल्कुल ये टाइम से कोई नहीं रिटर्न करता। सही है, ये सही है। हाँ, लेकिन इसमें जो इससे बात निकलती है वो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को देश के कानून के मातहत नहीं मानता। कोई भी कानून हो, इनकम टैक्स कानून हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो, आरटीआई एक्ट हो, कोई भी कानून है, पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि हम पे कोई कानून लागू नहीं होता, क्योंकि हम कानून बनवाते हैं। बनाते नहीं है, हम राजा हैं, राज करते हैं। बनवाते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू बनवाते हैं। तो जो भी कानून होगा उसको ठीक कर लेंगे, बदल लेंगे। आप विदेशों से चंदा लेने के हक में हैं पार्टियां? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या हक में हूँ? FCRA कानून में लिखा है। उन्होंने जो संशोधन किया गया है वो उन्होंने खुद ही लिखा है कि वो इसके हक में नहीं है। पहली बात, संशोधन जो किया है वो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो कानून है
उसके अंतर्गत जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसको रिलीफ मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा। वो अच्छा। तो टारगेटेड था किसी काम के लिए, लेकिन वो काम इसलिए नहीं हो पाया कि वो जो कानून बदला गया वो 2010 में बना था, और जिसमें गड़बड़ हुई थी वो 1976 का कानून था। वो तो हाईकोर्ट। पर क्या आप इस व्यवस्था से सहमत हैं कि जो कंपनी निवेश करने आती है, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो हिंदुस्तान में निवेश करती है, यहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है और वो दान देती है, देखिए अगर वो पैसा विदेश से कंट्रोल्ड है तो ठीक नहीं है। नहीं ठीक है आपके हिसाब से? विदेश से कंट्रोल्ड है, जो कंपनी यही है और यही फैसले करती है उसकी कहानी अलग है, वो देश के कानून के अंतर्गत काम करती है। जो कंपनी विदेश में है और वहां से बैठ के यहाँ का काम करती है वो गलत। आपके लिए कौन सी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें आरटीआई के जरिए हम सूचना हासिल कर लें कि इन्हें चंदा कहां कहां से मिला, या पहले ये कानून दुरुस्त किया जाए कि इन्हें चंदा कैसे कैसे मिलना चाहिए? एक ही बात है, इनमें अंतर क्या है? जब पता लगेगा कि चंदा कहां से मिल रहा है तभी तो बता पाएंगे कि कैसे दुरुस्त करना है। आपको लगता है कि राजनीतिक दलों में इसको लेकर सीरियस बात हुई है कभी भी? अभी तो बहुत बयान दे रहे हैं। सीरियस बात ये हुई है कि ये होने नहीं देना है। इसको लेकर सीरियस इसको लेके 1999 से हम लोग काम कर रहे हैं एडीआर में। 5 दफा सारे राजनीतिक दल एकजुट हो चुके हैं। जो पहला केस था उसमें 22 राजनीतिक दल इकट्ठे हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। हाँ, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, 6 हैं ये राष्ट्रीय दल, 6 इकट्ठे हैं। कोई तो एक अच्छी स्टोरी आपने देखी होगी, कोई अच्छा उम्मीदवार आपको दिखा होगा जो चुनाव बेहद ईमानदारी से लड़ता होगा, ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं दिखा। नहीं दिखा ना। और ये कहते हुए मुझे दुख होता है, क्योंकि देश के बाहर देश की लोकतंत्र की छवि बहुत अच्छी है। और अगर आप देखें हमारे देश के जो सरहद के ऊपर जितने और मुल्क हैं उनसे हमारी लोकतंत्र बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छी है। हाँ। और जिन देशों को 1940-50 के टाइम में आज़ादी मिली थी कॉलोनियल गवर्नमेंट से, उनसे भी बहुत अच्छी है। और मैं कहता हूं हमारा लोकतंत्र तो इसलिए बहुत अच्छा है कि एडीआर जैसी संस्था 16 साल से काम कर रही है। अभी तक लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं शांति से। उन्हीं की पोल खोल रही है, लेकिन वो पोल खोलने दे हाँ, तो ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन हमें इसको और मजबूत बनाना है, क्योंकि अगर इसको और मजबूत नहीं बनाया तो ये ऐसा भी नहीं रहेगा। राजनीति के महंगे हो जाने से कोई एक आम दर्शक समझना चाहेगा कि क्या फर्क पड़ा लोकतंत्र में? राजनीति के महंगे होने का मतलब यह है कि पैसा राजनीति में ज्यादा चाहिए, वो देश के विकास का पैसा वहां जा रहा है। अगर राजनीति महंगी ना हो, और वो महंगी तब नहीं होगी जब आंतरिक लोकतंत्र होगा। ये एक सीधी सी बात है कि आपने एक चुनाव उम्मीदवार कहीं से पकड़ा, दक्षिण भारत से ले आए और उसको उत्तर भारत में छोड़ दिया, यहां से चुनाव लड़ो। उसने पैसे दिए हैं पार्टी को, उसको पार्टी को भी दिए हैं और उस क्षेत्र में भी देने पड़ेंगे। एक ऐसा उम्मीदवार था, उसको हैदराबाद से एयरलिफ्ट किया गया और मुरादाबाद में ड्रॉप कर दिया। पहले 3 हफ्ते उसके फर्रे बांटने के लिए कोई तैयार नहीं था, हालांकि वो 300 रुपए रोज देने को तैयार था, क्योंकि जो लोकल लोग थे उसकी पार्टी के वो नाराज थे। अगर लोकल उम्मीदवार होंगे और वहां के जो वोटर हैं वो उम्मीदवार का चयन करेंगे तो उम्मीदवार को पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। आपने शायद वैकुंठ भाई मेहता का नाम शायद सुना होगा। वो आजादी से पहले बंबई में कोऑपरेटिव में काम करते थे, बड़े पॉपुलर नेता थे। तो इलेक्शन हो रहा था 1935 के एक्ट के बाद, तो उनको लोगों ने कहा तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा मैं तो खड़ा नहीं होना चाहता। फिर लोगों ने और प्रेशर डाला, तो उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी, पोस्ट कार्ड लिखा कि लोग मुझे कह रहे हैं चुनाव में खड़े हो जाओ और मैं खड़ा नहीं होना चाहता, अब आप बताइए क्या करूं। महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि 2 कंडीशन है, एक तो ये कि आप किसी को कहेंगे नहीं कि मुझे वोट दो, और दूसरी ये कि आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। तो वैकुंठ भाई मेहता चुनाव में खड़े हो गए, किसी को कहा नहीं कि मुझे वोट दो, ना 1 पैसा खर्च किया, और भारी बहुमत से जीते। इसी देश की जनता ने जीता है। इसी देश की जनता ने, क्योंकि वो वहीं काम करते थे पिछले 25 साल से। हर इलाके में ऐसे लोग हैं जो वहां काम करते हैं, जिनकी इज्जत है, और राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे देने को नहीं है, या उनके पास वो बाहुबल नहीं है।
धन बल और बाहुबल के बूते पे सब काम चल रहा। पर कोई एक आदर्श व्यवस्था बता सकते हैं दुनिया में पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर कि वहां पर करीब करीब आदर्श जो। देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में सब देशों में प्रॉब्लम है, लेकिन जितनी ओपेसिटी, पर्दादारी यहाँ टोटल है, कुछ भी किसी को पता नहीं है। वहां इतनी पर्दादारी नहीं है, यहां से ज्यादा पारदर्शिता है। जितनी पारदर्शिता होगी उतना अच्छा सिस्टम रहेगा। डेमोक्रेसी ऐसी चीज नहीं है कि आप आज कहें कि जी हम पहुंच गए और अब इसके बाद। डेमोक्रेसी इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए जर्नी। उस सफर में हम लोग अभी काफी पीछे हैं। क्या आपको ये लगता है कि पैसे का प्रभाव बढ़ा है तो राजनीति में और राजनीतिक दलों में नैसर्गिक प्रतिभाओं की घोर कमी हो गई है? मतलब नेता सांसद है पर लगता नहीं कि वो नेता है। देखिए, अगर उसके पास गाड़ी ना हो, बढ़िया कुर्ता ना हो, है ना, चश्मा ना हो और आईफोन ना हो तो लगता नहीं है कि नेता। और सैंडल, हाँ सैंडल अच्छा पहनते हैं वो लोग। ये आप जिस लहजे में कह रहे हैं वो मैं समझता हूँ। सांसदों के सैंडल अच्छे होते हैं। हाँ, ये आपका लहजा मैं समझता हूँ। और आप मुझे पता चला है कि कुछ सैंडल 70-70 हजार के भी होते हैं। मुझे तो मालूम नहीं। मुझे किसी ने कहा है। हाँ, होते होंगे। हाँ। तो नेचुरल टैलेंटेड लोगों पे फर्क पड़ा है। बहुत सारे नौजवान मिलते हैं जो कहीं से पढ़ के आए होते हैं, वो आते हैं कि मुझे इस राजनीति करनी है, लेकिन 1-2 साल के बाद उन्हें पता चल जाता है कि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत तरह से तिकड़म करने होते हैं। वो ये आदर्श लेके आता है कि जनता के बीच काम करेगा तो जनता वही आधार उसका बन जाएगा, नेता ये देखिए, जनता और जो राजनीतिक दलों की एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप है, वेस्टेड लीडरशिप है, उसमें डिस्कनेक्ट हो गया है। राजनीतिक दल बपौती होकर रह गए हैं। राजनीतिक दल जनता के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि नहीं है। वो अब जैसे कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी है। एक ही कंपनी 3-3, 4-4 राजनीतिक दलों को रख रही है। कोई एक आदमी की कंपनी है, कोई एक कुनबे की कंपनी है, कोई 4 से यार दोस्तों की कंपनी है, लेकिन जो मेंबर हैं उस पार्टी के, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज इसमें मेंबर है, कल उसमें मेंबर हो गए, आज इसमें नेता है, कल उसमें नेता हो गए। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के जो किताबें होती हैं उनमें सबसे पहले चैप्टर में होता है कि पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन होती है उसमें सबसे जरूरी चीज होती है आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी हमारे किसी पार्टी की, इसीलिए मैं इनको पॉलिटिकल पार्टी कहने में भी झिझकता हूं। मैं इनको कहता हूं ये पॉलिटिकल समूह है, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। टेक्निकली और एकेडमिकली अगर आप पूछें तो ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं हैं, ये तो लोगों के झुंड हैं। तो आपको लगता है कि ये जो आपके 16 साल के जीवन में ये जो मकाम आया है कि जिसमें जनता अब सही तरीके से देख रही है कि राजनीतिक दलों का दबाव है, तभी तो प्रधानमंत्री से लेकर सब बात कर रहे हैं। दबाव तो है, तो उम्मीद करना चाहिए कि ये दबाव और बढ़ा रहे, टिका रहे तो कुछ नतीजा निकल सकता है। देखिए, उम्मीद पर दुनिया जिंदा है, उम्मीद तो करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ होगा। हाँ, वो जो हो जाए वो एक अच्छी शुरुआत होगी कम से कम। वो एक शेर है। हाँ। वो कहता है शायर के, जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, क्या वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि प्राइम टाइम के दर्शक देखेंगे, सोचेंगे और याद रखिए इन बातों को, इन प्रक्रियाओं को। सिर्फ मन से गोलमोल दिए गए आश्वासनों पर बहुत भरोसा मत कीजिए। नतीजा जल्दी मांगिए, थोड़ी बेचैनी दिखाइए, दबाव डालिए कि चंदे के मामले में और आंतरिक लोकतंत्र के मामले में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्यों लगभग 70% से ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार, अरबपति उम्मीदवार चुनकर आ रहे हैं। ज्यादातर उम्मीदवार वही हैं जो राजनीतिक घरानों के हैं, नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर पे। तो जो स्वाभाविक प्रतिभाएं हैं, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता 25 साल से खट रहा हो, चाहे कांग्रेस का खट रहा हो, उन लोगों को कब मौका मिलेगा? शायद इन्हीं सब सुधारों से मौका मिल सकता है। तो कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा अच्छा मौका है कि वो जनता के साथ साथ जोर लगाने में थोड़ी मदद करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं एक डायरी के आधार पर और जांच की मांग की है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल इसी तरह से अपनी पार्टी को हराते रहे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की तरह पवित्र हैं। तो इसके जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि प्रधानमंत्री सामने आकर क्यों नहीं बोलते, वो कभी रविशंकर प्रसाद के पीछे क्यों छिप जाते हैं, कभी किसी के पीछे क्यों छुप जाते हैं। तो राजधानी दिल्ली में इस बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी रहा। तो इन बयानों का हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। हम राहुल गांधी की परेशानी समझते हैं। वो हारे हुए हताश हैं। देश के लोगों ने उनको दिल्ली में हरा दिया, केंद्र में, प्रदेशों में हार रहे हैं, बाई इलेक्शंस में हार रहे हैं। अब जनता कांग्रेस पार्टी को म्युनिसिपैलिटी के लायक भी नहीं समझती। ये सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास ये रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खींच में लगा रहे हैं। ये सारे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जनता उनकी बात सुन नहीं रही है। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और ये जो 9 बार ये कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया गया है, क्या ये सच है या झूठ है? आप देश को बताइए। पहले बेबुनियाद आरोप कभी संघ पर लगाना, कभी किसी पर लगाना, फिर नोटबंदी का विषय उठाया। नोटबंदी भारत को काले धन से मुक्त कराने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। भारत में आतंकवाद की जड़ों को कमजोर करना, माओवाद की जड़ों को कमजोर करना, भ्रष्ट लोगों को पकड़ना। और मुझे बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जितनी सख्ती से काले धन के खिलाफ रोज कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं, आज भी हुई है। इनकम टैक्स को पूरी छूट दी गई है। क्या इनकम टैक्स विभाग ने या सीबीआई ने कभी मोदी जी को बुलाया, कभी मोदी जी की तफ्तीश की, कभी मोदी जी से ये पूछा कि क्या ये एंट्री सही है, आपने ये पैसा लिया था या नहीं लिया था? कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर धूलागढ़ में बीते एक हफ्ते से तनाव है। राज्य सरकार यहां राजनेता और मीडिया को नहीं जाने दे रही है। मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं जाने दिया गया। इस कारण घटनास्थल का हाल रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है। प्रशासन का कहना है कि उसने हिंसा प्रभावित इलाके में राजनीतिक दलों के प्रवेश पर रोक लगा दी है ताकि तनाव आगे ना बढ़े। कई जगहों पर प्रशासन ऐसा कर चुका है, करता रहा है। कश्मीर से लेकर मणिपुर तक में इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं। नेताओं और मीडिया के आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन अब धूलागढ़ की घटना को कई दिन हो गए हैं। प्रशासन को ही मीडिया को अंदर साथ लेकर जाना चाहिए ताकि सही तस्वीरें सामने आए।
ऐसा न होने के कारण व्हाट्सएप जगत में अफवाहों और अभद्र भाषा का दौर फिर से शुरू हो गया है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता दोनों को मजबूती और बराबरी से रोका जाना चाहिए। ईद मिलादुल नबी के मौके पर जुलूस के दौरान हिंसा हुई है। इस कारण हिंसा के कारणों को लेकर विवाद भी है कि पहले पथराव हुआ फिर हिंसा हुई। दोनों ही स्थिति से हिंसा की घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता। खबर आ रही है कि वहां हिंसा के दौरान बमबारी हुई है। यह गंभीर चिंता की बात है। ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि ईंट के जवाब में बम कहां से आ रहे हैं। कई घरों और दुकानों में आग लगाने की भी घटना सामने आई है। पुलिस ने 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी सांप्रदायिक हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ें। तृणमूल के नेता डेरेक ओब्रायन ने जवाब में ट्वीट किया है कि कम्युनल फ्रेंड फ्रॉम पनामा, तो इनका शायद मानना है कि पनामा से जो बाहर से लोग फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, वो अफवाह फैला रहे हैं। तो लिखते हैं कि पनामा से जो कम्युनल सांप्रदायिक दोस्त हैं, योर पार्टी अगेन ट्राइड डिवाइसिव स्टंट्स इन बंगाल। आपकी पार्टी बंगाल में फिर से बंटवारे की राजनीति कर रही है, लोगों की बांटने की, लेकिन लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति को ठुकरा दिया है। धार्मिक जुलूसों के दौरान दोनों समुदायों के बीच तनाव और हिंसा की खबरें आती रही हैं। दोनों ही समुदाय इसके शिकार हो रहे हैं। बेहतर है कि अब इसे बंद ही कर दिया जाए। तमाम इलाकों में इन जुलूसों के दौरान दोनों तरफ से धार्मिक और राजनीतिक ताकत दिखाने का दौरा चल पड़ता है। लाउडस्पीकर और जुलूस को लेकर कब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर होने दिया जाता रहेगा। सौरभ गुप्ता की धूलागढ़ से यह रिपोर्ट आप देखिए। कोलकाता से बमुश्किल 40 किलोमीटर दूर धूलागढ़ में नाराजगी का आलम। बीजेपी नेताओं के निशाने पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस। हालांकि बुधवार को तृणमूल कांग्रेस ने सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित कुछ लोगों को राहत चेक भी बांटे, लेकिन सिर्फ 35,000 रुपए के। घरों को हुए नुकसान और लोगों को लगी चोट की कीमत। इससे नाराज एक आदमी तो वहीं गश खाकर गिर पड़ा। सांप्रदायिक हिंसा शुरू होने के एक हफ्ते बाद भी धूलागढ़ में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस की नजर बचाकर एनडीटीवी इलाके में पहुंच गया। ये टूटे फूटे और जले घर सोमवार 12 दिसंबर को ईद मिलादुल नबी के दिन भड़की हिंसा का गवाह हैं। उस दिन एक धार्मिक जुलूस के रास्ते को लेकर हालात बिगड़ गए और इसके बाद पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंसा तब भड़की जब जुलूस पर पथराव किया गया। एक स्थानीय सुब्रत खारा का कहना है कि उसे पीटा गया, उसका हाथ टूट गया। हम लोग घर से दूर रह रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार राज्य में सांप्रदायिक झड़पों पर काबू पाने में नाकाम रही है। बीजेपी इसी साल हुई कालियाचक और मालदा की घटनाओं को भी याद दिला रही है। इस प्रकार से बंगाल पुलिस जो दंगा कर रहे हैं उनको लेके जो चल रही है, उनके साथ साथ चलती है। जो वीडियो फुटेज और भी हैं, जो आप YouTube में भी देख सकते हैं, अनेक जगह देख सकते हैं। इज दिस योर स्टेट पॉलिसी? अक्टूबर के महीने में हुगली, मालदा और उत्तरी 24 परगना भी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आए। इसके बाद बीरभूम और अब हावड़ा जिले का धूलागढ़। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्य की सियासत में पैर जमाने के लिए सांप्रदायिक तनाव को हवा दे रही है। जनता पार्टी ये सांप्रदायिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और चीफ मिनिस्टर पुलिस को डायरेक्शन दिया, जो इस घटना में इन्वॉल्व है सबके लिए, सबके विरोध में एक्शन लिया जाए, एक्शन लेना होगा और पीस बनाए रखना होगा। लेकिन बीजेपी तृणमूल पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने तो तृणमूल विधायक गुलशन मलिक का नाम भी ले लिया। गुलशन जी was here when everything happened. गुलशन जी यहाँ थे जब ये सब हुआ। वो लोग इस इलाके के नहीं हैं, बाहर से आए हैं। उन्हें यहाँ पे ये सब हंगामा करने के लिए ही लाया गया है। All come from Meitei, Buruj and different other places. They have been brought here to create this. तृणमूल और बीजेपी के इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच हकीकत ये है कि धूलागढ़ के अंदरूनी गांवों में लोग डर में जी रहे हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती भी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे पा रही। हालात सामान्य होने में अभी समय लगेगा। धूलागढ़ से कैमरामैन विश्वजीत दास के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।